हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी ठीक होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे। बिना अभ्यास और परिश्रम के हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। इस वाक्य को अपने जीवन में उतार चुके होंगे। तो इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी पद परिचय की, जिसमें मैंने आपको डिटेल में पद परिचय को कैसे समझते हैं मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पे जाकर उस वीडियो को देख सकता है। तो आज की वीडियो में हम पूरा प्रयास करेंगे कि पद परिचय को हम अच्छे से समझ लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था। लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे आपका पद परिचय का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले तो हम ये जान लें कि हमारा जो व्याकरण वाला पोर्शन है, व्याकरण वाला भाग है, वो वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू पोर्शन में नहीं आ रहा है। वो किस में आ रहा है? वो आ रहा है कह सकते हैं हम कि वन वर्ड या एक वाक्य वाले उत्तरों में आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें प्रश्नों का निर्माण भी उसी प्रकार करना होगा। जैसे पद परिचय में क्या प्रश्न आ सकता है कि पद किसे कहते हैं, शब्द पद कब बन जाता है, ठीक है, या पद परिचय किसे कहते हैं। ऐसे आपको शब्द याद रखने हैं, ऐसी परिभाषाएं भी इसमें आएंगी। तो हम प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। जैसे देखिए, प्रश्न है रेखांकित पदों का पद परिचय बताइए। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि देखिए इसमें हमको फ़ायदा ये है कि अगर आप जैसे गौरव का पद परिचय बताते हैं तो आपको जितना आता है, माना आपने 3 लिखे 4 लिखे, आपका नंबर कटेगा नहीं। जबकि एमसीक्यू में क्या होता था, जो अगर आपने एक भी गलत ऑप्शन वाला सिलेक्ट कर लिया तो आपके मार्क्स 0 आ जाते थे। तो ये फ़ायदा है। नुकसान ये है कि अगर आप लिखने में मिस्टेक करेंगे, मात्राओं की त्रुटियाँ करेंगे, तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें फ़ायदे को आगे लेके चलना है और वीकनेस को हटाना है। तो फ़ायदा हम लेते हुए चलते हैं। और गौरव, अभी हम रेखांकित मतलब होता है जो अंडरलाइन पोर्शन है, उसका हमें पद परिचय बताना है। तो गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। तो पहले गौरव का हमें पद परिचय बताना है। देखिए गौरव क्या है? ये गौरव किसी का नाम है। तो ये क्या होगा? ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो गौरव। और क्या है? गौरव है पुल्लिंग। आप पूरा लिखेंगे, उसको समझेंगे। और क्या है? एक वचन, एक वचन है। और कर्ता कारक है, क्योंकि उसी की उसमें बात की जा रही है। ठीक है, ये तो हो गया गौरव का पद परिचय। अगर ऐसे रेखांकित करके आता है तो आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक लिखा, आपके एक नंबर पूरा। अब बढ़ते हैं हास्य की। पूरा है हास्य की। हास्य क्या है? अगर हम हास्य की बात करें, हास्य का पद परिचय देखते हैं तो हास्य है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, और देखो उसमें हास्य की कह रहा है तो कारक कौन सा है? संबंध कारक है ना। संबंध कारक, कारक आपको याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स तो याद होनी चाहिए। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो। तो देखो संबंध काके की, तो यहाँ पर आ रहा की। हास्य की तो क्या है? संबंध कारक है, भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग एक वचन। ठीक है, बढ़ते हैं क्या? पुस्तक में। अब पुस्तक क्या है? पुस्तक तो बहुत ही आसान सा है। पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। देखो यहाँ पर तीनों संज्ञा आ गई। जातिवाचक संज्ञा है और स्त्रीलिंग है। ये लिखना आपको सही से आना चाहिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बच्चे बहुत गलत लिखते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। स्त्रीलिंग है और एक वचन है, एक वचन है। ठीक है, और गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। तो किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो देखो यहाँ कर्म कारक, किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो कर्म कारक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कारक कौन सा है? कर्म कारक। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, अगर आप जातिवाचक लिखते हैं, स्त्रीलिंग लिखते हैं, एक वचन लिखते हैं, इतना भी अगर आप लिख देते हैं, आपका एक नंबर पक्का है। लेकिन हम ये डिपेंड क्यों रहे कि हम कम में नंबर पा ले? हम ऐसा अपना व्यवहार नहीं रखेंगे। हम अधिक से अधिक देंगे कि जो परीक्षक वहाँ पर हो, जो हमारा कॉपी चेकर वहाँ पर हो, वो सोचे कि नंबर कहाँ काटे जाएँ। नंबर दिए कहाँ पे जाएँ ये ना सोचे, नंबर काटे कहाँ पे जाएँ ये सोचे। ऐसा हमें प्रयास करना है। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे की ओर। दूसरा है मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। ठीक है, मैं, पहले मैं का पद परिचय देखते हैं। तो मैं क्या है? देखो अभी तक इससे हमने पहले संज्ञा समझी। तो मैं क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर मैंने आपको 3 बताए थे, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम माने जहाँ पे मैंने आपसे कहा था मैं, और इसका बहुवचन क्या होगा? हम। तो मैं क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप पहले पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे लिख के फिर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? उत्तम पुरुष। ठीक है,
ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाएंगे, मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में उत्तम पुरुषवाचक। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद एक वचन है, एक वचन और पुल्लिंग, और इसी की बात हो रही है तो कारक कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, तो मैं का क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। ठीक है, बढ़ते हैं किसकी ओर, तुमसे। अब मैंने अभी कहा मैं में फर्स्ट पर्सन है, तो तुमसे में क्या होगा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट, तुम सुन रहे हो सेकंड, बात कर रहे हैं ग्रामर की, तो ग्रामर है थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। लेकिन तुमसे, तो तुमसे क्या है, तुमसे है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम तो है ही, पुरुषवाचक सर्वनाम तो है ही। इसके अंतर्गत कौन सा है बच्चों, इसके अंतर्गत है मध्यम पुरुष, है ना, सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और मैं तुमसे, अब ये तुमसे में देखो स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है ना, तो आप स्त्रीलिंग ऑब्लिक पुल्लिंग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, स्त्रीलिंग ऑब्लिक पुल्लिंग, क्योंकि दोनों लिंगों में यूज होता है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो तुमसे में वहाँ पर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, यानी कि पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकती है, तो दोनों आएंगे। तो तुमसे का पद परिचय क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले, अगला क्या है, कुछ, कुछ का पद परिचय। अगर आपको मेरा राइटिंग, मेरा लेख समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी आवाज़ सुनेंगे। ठीक है, कुछ क्या है, सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है, हमने बात की थी कोई, कुछ, किस में आता है ये आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, ये एक साथ आएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है और एक वचन है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान रखेंगे, कुछ क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है। आपने 3 भी अगर उसके विषय में लिख दिया, आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाता है। बढ़ते हैं अगली तरफ, मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं, मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं। तो 2 क्या है, 2 संख्या है और संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, मैंने आपको बताया था विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, पहले वाली वीडियो जरूर देखना, तभी इसको देखना, तब आपके समझ में आएगा, स्टार्टिंग से इसको देखोगे समझ में नहीं आएगा। तो 2 क्या है, संख्यावाचक विशेषण। पहले तो विशेषण है, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो विशेषण, ठीक है, विशेषण, फिर आपने कॉमा करके लिखा संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्या लिखेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब विशेषण है तो इसका कोई विशेष्य भी होगा। ठीक है, ये 2 किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, ये 2 किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, ये फूल के लिए हो रहा है। तो विशेष्य क्या है, विशेष्य करके लिखेंगे, विशेष्य फूल। ठीक है, तो 2 का पद परिचय क्या है बच्चों, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और फूल इसका क्या है, विशेष्य है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, नीले, नीले, नीले भी विशेषण है, और नीले कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। जो 2 था वो संख्यावाचक था, और ये है गुणवाचक विशेषण, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण, और बहुवचन है, नीले, नीले फूल हैं। ये जो है होता है ना बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ये है जो होता है, ये है तो एक वचन है, और इसी है में अगर अनुस्वार लग जाए तो ये क्या बन जाता है, ये बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो 2 नीले फूल हैं, नीले फूल हैं, तो नीले क्या है, बहुवचन है और पुल्लिंग है। तो नीले का पद परिचय क्या होगा, दोबारा बोलती हूँ, नीले का पद परिचय है गुणवाचक विशेषण, बहुवचन और पुल्लिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगली ओर। जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। ठीक है, अगर आप इसमें खुद भी सॉल्व करना चाहते हैं, आपने पहली वीडियो देखी है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर निकालें, उसके बाद मेरे द्वारा दिए गए आंसर से अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। ऐसा करके आपकी जो तैयारी है उसको वो दिख जाएगी कि कितना आपको पहली वीडियो से समझ में आया। ऐसा ज़रूर करें आप। ठीक है, तो अब है जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। तो पहले हम जानेंगे पहुंचा का। पहुंचा क्या है, पहले तो आप ये समझ लो, पहुंचना मतलब खाना पीना, पहुंचना, सोना, जागना, दौड़ना, सब क्या है, ये क्रिया है। तो पहुंचा क्रिया है, तो अब क्रिया कौन सी है, मैंने आपको बताया था, कर्म के अनुसार ही हम क्रिया का निर्माण करेंगे। ठीक है, प्रयोग के अनुसार नहीं करेंगे, हम कर्म के अनुसार करेंगे। और कर्म के अनुसार क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो मैंने आपको ये बताया था, ट्रिक बताई थी कि क्रिया के प्रथम में अगर आप क्या लगा के प्रश्न करते हैं और उत्तर मिलता है तो सकर्मक है, अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक है। अब देखिए, जब वह स्टेशन पहुंचा, जब वह क्या पहुंचा,
देखो मैंने आपसे क्या, किसे, किसको, जब वह किसे पहुंचा, जब वह किसको पहुंचा, तो प्रश्न नहीं बन रहा है। समझ में आई बात? प्रश्न नहीं बन रहा है। तो क्रिया कौन सी है बताइए? क्रिया है अकर्मक, अकर्मक क्रिया। अब क्रिया अगर अकर्मक है यानी कि क्रिया है, तो क्रिया के साथ हमेशा क्या चलता है? काल चलता है। तो काल कौन सा है? भूतकाल। जब वह स्टेशन पहुंचा, है ना, पास्ट की बात है ना, जब वह स्टेशन पहुंचा, तो काल कौन सा है? भूतकाल। भूतकाल है। और लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। पहुंचा, पहुंची होता तो स्त्रीलिंग होता। और जब वह स्टेशन पहुंचा एक वचन है तो एक वचन। दोबारा सुनिए, पहुंचा का पद परिचय क्या होगा? अकर्मक क्रिया, भूतकाल, पुल्लिंग और एक वचन। ठीक है। अब देखो अगला क्या है? अगला है चल रही थी। चल रही थी भी तो क्रिया है ना बच्चों। चल रही थी शब्द भी क्या है? क्रिया है। अब यहाँ हमने कहा कि कौन सी क्रिया है? अकर्मक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब वह स्टेशन पहुंचा तब क्या चल रही थी। अब हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। तो ये कभी ना सोचें कि एक वाक्य में अकर्मक क्रिया ही होगी या एक वाक्य में सकर्मक क्रिया ही होगी, क्योंकि ये जब और तब, जब वह और तब, अगर आप ध्यान देंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो ये किसका उदाहरण है? ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और मिश्र वाक्य के उदाहरण में क्या होता है? एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। और जब और तब यानी कि क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। और ये किस में होता है? मैंने आपको आश्रित उपवाक्य बताए थे, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो अब देखिए, जब वह स्टेशन, इसमें दो क्रियाएं हैं। जब वह स्टेशन पहुंचा, पहुंचना पहली क्रिया है, तब गाड़ी चल रही थी, ये दूसरी क्रिया है। तो पहुंचा तो अकर्मक है, लेकिन चल रही थी, देखिए अब सेंटेंस हम बनाते हैं, जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। तब क्या चल रही थी? तब गाड़ी चल रही थी। तो उत्तर मिल रहा है, यानी कि चल रही थी क्या है? सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है। और भूतकाल है। अब देखिए भूतकाल के अंदर अगर जाएं तो ये कौन सा भूतकाल है? पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं ना, जो चल रहा है, अपूर्ण, मतलब हुआ नहीं है अभी कंप्लीट, अपूर्ण भूतकाल कह सकते हैं। अगर आप उतना ना लिखना चाहें तो भूतकाल भी लिख सकते हैं, चलेगा। नहीं तो ये कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल। देखो चल रही थी, है ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं ना आप लोग, वही है ये अपूर्ण भूतकाल। और चल रही थी यानी कि स्त्रीलिंग, चल रही थी, चल रही थी स्त्रीलिंग और एक वचन। ठीक है। और अगर हम देखें तो संयुक्त क्रिया भी है, चलना रही थी, संयुक्त क्रिया भी है। इतना डिटेल में ना जाएं तो इतना जरूर लिखें, सकर्मक क्रिया और अपूर्ण भूतकाल, स्त्रीलिंग और एक वचन, बस इसमें हमको एक नंबर मिल जाएगा। तो आपने देखा इस वाक्य में एक जगह अकर्मक क्रिया थी और एक जगह सकर्मक क्रिया। अब आगे भी आप प्रश्न पढ़ने से पहले, जैसे आप प्रश्न पढ़ते हैं, आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर खुद लगाएं, रफ कॉपी पकड़ें। देखिए ग्रामर एक मैथ्स के समान होती है। जैसे मैथ्स हमें प्रैक्टिस से आती है ना, वैसे हमें कोई भी ग्रामर, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो चाहे हिंदी ग्रामर हो, वो भी हमें प्रैक्टिस से ही आएगी, रट के नहीं आएगी, कभी भी रट के नहीं आएगी। ठीक है। तो अब है जब खाओ कम बोलो, और हम लोग खाते वक्त ज़्यादा बोलते हैं। तो जब खाओ कम बोलो, तो पहले हम जब, अब देखो जब मतलब क्या है? जब मत मैंने आपको क्रिया विशेषण पढ़ाए थे इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। मतलब किसी भी क्रिया को करने के 4 तरीके होते हैं। एक तो वो कहाँ घटित हो रही है, कब घटित हो रही है, कैसे घटित हो रही है और कितनी घटित हो रही है, बताया था ना। तो यहाँ पर जब खाओ, मतलब यहाँ पर जब मतलब ये किसको इंगित कर रहा है? ये टाइम को इंगित कर रहा है। और टाइम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण बताया था ना, जब। और ये किसका विशेषण है? ये खाओ क्रिया का विशेषण है। ये किसका विशेषण है? खाओ क्रिया का विशेषण। बस इसका इतना ही लिखोगे, आपके नंबर पक्के। जब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है और ये खाओ क्रिया का विशेषण है, बस इतना लिखा। अब दूसरा क्या है? कम बोलो। अब क्या है? कम। अभी हमने बात की जब टाइम को इंगित करता है। अब कम, ज़्यादा, ये किसको इंगित कर रहा है? ये क्वांटिटी को इंगित कर रहा है। मैंने कहा ना किसी भी क्रिया को करने के 4 तरीके होते हैं, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और कितनी हुई। तो यहाँ पर कितनी की बात कर रहे हैं, कम, यानी कि क्या है? परिमाण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप देख लेंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और ये किसकी विशेषता है? ये बोलो क्रिया का विशेषण है। किसका है? बोलो क्रिया का विशेषण है। समझ गए आप? ठीक है, बढ़ते हैं अगले।
अगले प्रश्न पर, वह खुशी के मारे चीख पड़ा। मैंने आपको बताया था कि देखिए संबंध बोधक और जो ये होते हैं क्रिया विशेषण, इसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि यहाँ पर के आता है, जहाँ पर का के की संबंध, मतलब हमने बताया ना संबंध कारक क्या होता है, संबंध का के की, तो जहाँ पर का के की ये लगेंगे उसके साथ लग रहा होगा कि के मारे, वह खुशी के मारे चीख पड़ा, वो दर्द के मारे रो पड़ा, मैं उसके लिए या उसके कारण, के कारण, ठीक है, उसके कारण, तो ये भी संबंध बोधक है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो ये क्या है, के मारे क्या है, क्या है बच्चों, संबंध बोधक अव्यय। ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय। और मैंने आपको अव्यय का मतलब क्या बताया था, अव्यय का मतलब होता है अविकारी, जो कभी परिवर्तित नहीं होते, तो संबंध बोधक अव्यय है ये, ठीक है। बस इसी का इतना ही आंसर है। बढ़ते हैं आगे, वह आया और मैं चला गया, वह आया और मैं चला गया, तो वैसे तो संयुक्त वाक्य है ना, तो और क्या होता है, देखो समुच्चय बोधक होता है ना, समुच्चय बोधक, उसके दो भेद होते हैं, एक तो समानाधिकरण, समानाधिकरण और समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक कैसे है ये, इसमें क्या लग रहा है, मैंने आपको बताया कंजक्शन वर्ड जो होते हैं, यानी कि संयोजक वाले जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं, और वो समानाधिकरण, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्यधिकरण। जो विभाजक करेंगे वो होंगे व्यधिकरण, और जो जोड़ेंगे वो क्या होंगे, संयोजक, यानी कि समानाधिकरण। तो वह आया और चला गया, तो और का पद परिचय है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, क्या बोलेंगे इसको, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय। और साथ में ये भी लिख सकते हैं समानाधिकरण, समानाधिकरण, ठीक है। तो ये और का पद परिचय समुच्चय बोधक अव्यय और समानाधिकरण। बढ़ते हैं आगे, आहा कितना सुंदर दृश्य है। आहा, देखिए आप इसको हमने 9th में भी पढ़ा था, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो आहा क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय, जहाँ पर ये चिन्ह होता है, क्या बोलते हैं, संबोधन चिन्ह बोलते हैं या विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, तो क्या होगा, विस्मयादि, देखिए मात्राओं का जरूर ध्यान देंगे आप लोग, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, अव्यय लिख लेंगे आप, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। बढ़ते हैं आगे, अगला है सुरेश ने ही मुझे मारा, सुरेश ने ही मुझे मारा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए ही का पद परिचय पूछा है, ही, और ही किसका काम करता है, ही है निपात, ही क्या है, निपात। कैसा निपात है भैया, बल प्रदायक, मतलब अपनी बात पे क्या देते हैं हम, जोर देते हैं, तो बल प्रदायक मतलब बल प्रदान करने वाला, बल प्रदायक, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बल प्रदायक, सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, सुरेश ने ही मुझे मारा, ही की जगह अगर तो होता है ना, कि वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, ये भी क्या है, निपात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है, निरंतर। अब पहले देखिए निरंतर का हम जानते हैं, निरंतर मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार मतलब क्या कर रहे हैं हम, काम कर रहे हैं, तो काम को करने का तरीका क्या है कि वो लगातार कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, काम करने का तरीका, काम करने की मात्रा, काम करने का स्थान और काम करने का समय। तो यहाँ पर निरंतर क्या है, किसी कार्य को करने का तरीका है, तो कौन सा विशेषण होगा बच्चों, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये कार्य करने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। निरंतर माने तो लगातार, तो निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है। इस वाक्य को आप भी अपने जीवन में उतार लें। तो निरंतर माने क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और कार्य करने की विशेषता बता रहा है। अगला है ही, अभी मैंने आपको ही बताया था, ही क्या होता है बच्चों, ही होता है निपात, ही क्या होता है, ही होता है निपात। अब अगला क्या है, मिलती है, तो मिलती क्या है, मिलती क्या है, क्रिया है। निरंतर कार्य करने से ही क्या मिलती है, देखिए प्रश्न बन रहा है, तो क्रिया कौन सी है बच्चों, ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, और एक वचन स्त्रीलिंग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ईमानदारी बहुत दुर्लभ वस्तु है, बहुत दुर्लभ वस्तु है, ईमानदारी कहाँ मिलती, ईमानदार अगर होता तो ये हो जाता विशेषण, लेकिन क्या लग गया, ईमानदारी, तो क्या होगा ये बताइए, भाववाचक संज्ञा,
ईमानदारी मतलब भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन। ठीक है, स्त्रीलिंग और एक वचन। बढ़ते हैं आगे, समझ गए आप। अगर ईमानदार होता तो क्या होता, विशेषण ईमानदारी हो गया तो भाववाचक संज्ञा। अगला है काला घोड़ा तेज भागता है। काला गुणवाचक विशेषण है, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है और एक वचन है, और गुणवाचक विशेषण एक वचन और पुल्लिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं घोड़ा की। तो घोड़ा क्या है, घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा है। आप सुनते रहें और लिखते रहें या समझते रहें। और पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, और विशेष्य है, किसका विशेष्य है, काला का विशेष्य है, क्योंकि काला विशेषण है तो विशेष्य का कार्य भी कर रहा है। विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, तेज। मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब किसी कार्य को करने का तरीका बताया जाता है तो वो क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है वो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो तेज क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और क्या है, भागना क्रिया की विशेषता बता रहा है ये, भागना क्रिया की विशेषता। अगला है भागता है। तो भागता क्या है, क्रिया है ना, क्रिया है। काला घोड़ा तेज, काला घोड़ा क्या भागता है, तो यानी कि ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, और क्रिया है तो साथ में क्या होगा, काल भी होगा। काल कौन सा है, वर्तमान काल। आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए तो मेरी आवाज़ पे ध्यान दें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौराहे के अधिकांश दुकानें बंद थी। अधिकांश, अब ऐसे शब्द कभी आ जाते हैं जिसका मतलब हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, क्या है, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। तो अधिकांश का पद परिचय क्या होगा, अधिकांश का पद परिचय क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना अधिकांश। अगर मैं अधिकांश को क्लियर रूप में या उसको और डीप स्टडी करूं, और दुकानों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट तो करेंगे, है ना। चौराहे की 10 दुकानें बंद थी, 2 दुकानें बंद थी, 100 दुकानें बंद थी, लेकिन हमने क्या कहा, अधिकांश मतलब अधिक से अधिक, अधिकांश दुकानें बंद थी। तो अधिकांश क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्यों है, क्योंकि देखो दुकानों की विशेषता है कि अधिकांश बंद थी। अब अधिकांश मतलब संख्या, अब वो कैसी है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिमाण नहीं हो सकता, क्योंकि दुकानों को तोला नहीं जाता, उनको गिना जाता है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको इसकी पहली वीडियो में। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और क्या होगा, बहुवचन। ये क्या होगा, बहुवचन। और दुकानें क्या हैं, विशेष्य का विशेषण है। दुकानें क्या हैं, विशेष्य हैं, किस विशेष्य का विशेषण। तो चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुन सकते हैं आप लोग, अधिकांश का होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन। अगला है बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। ठीक है, हमने ये चैप्टर पढ़ा है, बाल गोविंद भगत। मझोले कद का मैंने बताया था मध्यम आकार के, है ना। तो बाल गोविंद भगत, ये तो बहुत आसान सा है। बाल गोविंद भगत की अगर मैं बात करूँ, सबको पता है बाल गोविंद भगत मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। सुनाई दे रहा आप लोगों को, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक। ठीक है, 1 नंबर पूरा। अब बात करते हैं मझोले। ठीक है, मझोले क्या है, अगर मैं मझोले की बात करूं, मझोले क्या होता है, अंडरलाइन नेम आपको फिर बताती हूँ। मझोले क्या होता है, गुणवाचक विशेषण, है ना, आकार बोध है ना, मोटा, लंबा, काला, सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो मझोले क्या, गुणवाचक विशेषण है और पुल्लिंग है, एक वचन है। अब हम बात करते हैं गोरे चिट्टे। गोरा चिट्टा भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है, रंग बोधक, रंग बता रहा है ना, गोरे चिट्टे हैं, तो गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग। और आदमी की विशेषता बता रहे तो आदमी विशेष्य है। ठीक है, इजी था ये। अगला है आज उत्तर प्रदेश का एक समाचार पत्र है और क्रिकेट मैच आज होगा। देखिए ये थोड़ा मैंने डाला है ये प्रश्न, कि थोड़ा आपका जो प्रॉब्लम वो वाला होता है ना, असमंजसता की स्थिति जो बन जाती है, उसको क्लियर करें।
ये कई बार बच्चों के बहुत बार देखा मैंने, यहाँ पे प्रश्न गलत होते हैं। देखिए, आज उत्तर प्रदेश का एक समाचार पत्र है, यानी कि किसी समाचार पत्र का नाम क्या है बच्चों? क्या है? आज। आज उत्तर प्रदेश समाचार का एक पत्र है, तो इस आज को हम क्या बोलेंगे? इस आज को हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक समाचार पत्र का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे इसको। ठीक है। अब दूसरा है क्रिकेट मैच आज है, ये क्या नहीं है, ये किसी का नाम नहीं है। क्रिकेट मैच आज है, तो ये किस रूप में आएगा? ये आएगा क्रिया विशेषण के रूप में। किसके रूप में आएगा? क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण बताओ जरा? अभी मैंने बताया था क्रिया विशेषण का 4 भेद बताए थे मैंने आपको। कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो क्रिया को करने का तरीका होता है, क्रिया को करने का स्थान होता है, क्रिया को करने का समय होता है और क्रिया को करने की मात्रा होती है। तो ये आज है, तो ये क्या बताता है? टाइम बताता है। यानी कि क्या है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए, आज 2 शब्द एक जैसे थे। आज उत्तर प्रदेश का समाचार पत्र था, तो क्योंकि ये नाम, इसीलिए देखो ना, पद परिचय बताया जाता है बच्चों, शब्द का परिचय नहीं बताया जाता, क्योंकि जो शब्द हैं उनकी असली पहचान वाक्य में होती है। जिसे हम सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले जंगल में कुछ नहीं कर सकते। हम जंगल में हारे हैं, जीते हैं, हमारा कुछ पता नहीं है, वह हम खुद की खोज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें समाज में कोई स्थान बनाना है तो हमें समाज के साथ फाइट करनी पड़ेगी, समाज के साथ रहना पड़ेगा। और देखिए, आज उत्तर प्रदेश का एक समाचार पत्र है, ये आज शब्द जब एक वाक्य में प्रयोग होता है तो आज किसको इंडिकेट करता है, किसको अंकित करता है, किसका पहचान बनता है? एक समाचार पत्र का। तो वो हो गया उसका नाम। और क्रिकेट मैच आज होगा, ये समय को प्रदर्शित करता है। और मैंने आपको बताया था कि जब क्रिया के होने की विशेषता काल के अनुसार चले तो क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, दोनों शब्द एक हैं, ये संज्ञा हो गया, ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। समझेंगे इस बात को, इसीलिए डाला है ये। दोबारा समझा रही हूँ, आज नाम है उत्तर प्रदेश के समाचार पत्र का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्रिकेट मैच आज होगा, ये क्रिया के होने की विशेषता है आज, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी मैंने थोड़ा ऐसे ही लिया है। वह मेरी बहन है, वह लड़की मेरी बहन है। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर भी वह है, यहाँ पर भी वह है, दोनों एक ही चीज़ तो हैं? बिल्कुल नहीं है, ये हिंदी है। यहाँ पर कहाँ पर हैं, ये होने से उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, जो सब हिंदी भाषी हैं, हिंदी सीखते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, उनके अंदर व्यवहार करने का व्यक्तित्व जो होता है वो बहुत सुधरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि हमें भाषा ही सिखा देती है कि जब कोई व्यक्ति जहाँ होता है वो उसके प्रभाव में काम करता है। देखो, वह मेरी बहन है, वह लड़की मेरी बहन है, वह है, लेकिन दोनों का जहाँ पर उसका प्रयोग किया गया है उसकी वजह से उसका अस्तित्व परिवर्तित हो गया है। वह मेरी बहन है, ठीक है, तो वह मेरी बहन है, मेरी भी सर्वनाम है। सर्वनाम के आगे सर्वनाम आया है तो ये सिर्फ सर्वनाम का ही काम करेगा, ये सर्वनाम का ही काम करेगा। आप इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कह लो, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कह लो, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या संकेतवाचक सर्वनाम कह लो, ये उसका काम करेगा। अब वह लड़की मेरी बहन है, वह लड़की मेरी बहन है। देखो, लड़की संज्ञा है, मैंने आपको बता रखा है, जब संज्ञा के आगे सर्वनाम का प्रयोग हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब देखो, दोनों चीज़ बताई मैंने आपको। जो वह मेरी वाला है, सर्वनाम के पीछे सर्वनाम है तो ये सर्वनाम ही होगा। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब वह लड़की मेरी बहन है तो सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग है, संज्ञा का प्रयोग है। तो जब सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग होता है तो सर्वनाम किस में परिवर्तित हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। समझ में आई बात? ठीक है, तो जो वह मेरी बहन है, तो जो पहला वाला वह है ये है सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, और ये जो वह है ये है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। आप इधर आए, आप एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। अब देखो, मैंने यहाँ पर फिर एक नया थोड़ा डाला है, आप इधर आइए। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखिए हिंदी है ना, इंग्लिश में तो यू कम हेयर। हम, कोई बड़ा है कोई छोटा, उसको हम यू ही बोलेंगे। बहुत हो सकता है तो पोलाइट वर्ड रिस्पेक्टफुली फलाना ढिमकाना बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में तो तू से आप हो जाएगा। तो आप इधर आइए, आप एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। दोनों में अंतर है। जब हम आप की बात करते हैं कि आप इधर आइए, यानी कि हम किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, हम किसी से बात कर रहे हैं। अब अगला है, आप एक प्रसिद्ध लेखक भी थे, यानी कि मैं यहाँ पर किसी का परिचय दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, माना मैं किसका परिचय दे रही हूँ? ठीक है,
माना मैंने ये अभी 31 अक्टूबर को किनका किया था, हाँ 31-30 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मैं इनके विषय माना एक भाषण दे रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि आपको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये आपका जो प्रयोग कर रही हूँ वो किसी अन्य पुरुष के लिए कर रही हूँ, अन्य मतलब थर्ड पर्सन, वो यहाँ पर है नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? तो आप क्या होगा, ये वाला आप एक प्रसिद्ध लेखक भी थे, आप एक, माना प्रेमचंद की बात कर रही हूँ, ठीक है, लौह पुरुष को छोड़ दीजिए, चलो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं माना प्रेमचंद की बात कर रही हूँ। आपको मैं कोई चैप्टर पढ़ाने से पहले राइटर के विषय में बता रही हूँ कि आप एक प्रसिद्ध लेखक थे, आपने सादा जीवन जिया, तो ये आपका मतलब है, मैं किसी की बात कर रही हूँ, तो ये होगा अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और जबकि ये वाला आप होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैं सेकंड पर्सन से बात कर रही हूँ। आप इधर आइए, समझ में आ गई बात? ठीक है, नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके दोबारा देखना। अगला प्रश्न है, वह मेरी बात पर बहुत हंसा। वह मेरी बात पर बहुत हंसा, बहुत का बताना है पद परिचय। बहुत हंसा, तो मैंने आपको बताया था हंसने की विशेषता यानी कि क्रिया की विशेषता, और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है मात्रा में, तो क्या होगा बच्चों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, हंसना क्रिया का विशेषण। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं आगे। डूबते व्यक्ति को तिनके का सहारा पर्याप्त है। अब ऐसे शब्दों में क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा सा डाउट होते हैं, डूबते व्यक्ति को क्या बोला जाएगा इसको, कोई सोचेगा क्रिया है, कोई सोचेगा कुछ और संज्ञा है कि क्या है। डूबते व्यक्ति को तिनके का सहारा पर्याप्त है। अब देखो कैसे व्यक्ति को, डूबते व्यक्ति को, तो व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है बच्चों, तो कौन सा विशेषण होगा, विशेषण है ये। डूबते व्यक्ति को तिनके का सहारा है, जैसे हमने कहा ना भूखे व्यक्ति को सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, तो डूबते व्यक्ति को तिनके का सहारा है, तो क्या है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है, और पुल्लिंग है, एक वचन है, और विशेष्य क्या है, व्यक्ति। सुन लीजिए, डूबते गुणवाचक विशेषण है, और पुल्लिंग है, एक वचन है, और विशेष्य व्यक्ति है इसका। ठीक है, मैंने एक से एक ऐसे शब्द इसमें लिए जिससे आप थोड़ा कठिन से कठिन स्तर पे आप समझ सकें। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हों। देखिए लास्ट प्रश्न मैंने ऐसा डाला है जो थोड़ा आपको समझाने के लिए था, बाकी हमने लगभग सभी कर लिया है। अगर इसमें भी इसके बाद आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वाच्य की वीडियो लेके आऊँ। तो अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, शब्द और पद में क्या अंतर है। क्या अंतर है, देखिए शब्द में मैंने अभी पढ़ाते आपको बताया, और कल भी बताया था, जब कल सॉरी मीन्स इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो शब्द किसे कहते हैं, शब्द होता है वर्णों का समूह, और वो पद कब बन जाता है, या पद, उन दोनों में अंतर क्या है। देखो स्वतंत्र शब्द, स्वतंत्र वर्णों का समूह जो होगा वो शब्द होगा, है ना। जैसे मैंने लिखा राम, राम एक शब्द है। मैंने एक वाक्य लिखा, राम ने सीता से विवाह किया, तो राम यहाँ पर शब्द नहीं है, वो पद बन गया, क्योंकि वो वाक्य में प्रयुक्त हो गया। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1 नंबर का प्रश्न आएगा, ये शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, भाषा सीखिए। शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वही स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बन जाता है। इस प्रकार शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है, और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वही पद बन जाता है। बस ये दोनों में अंतर हो गया, है ना, ये दोनों में अंतर हो गया। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है पद बन जाता है। आप बहुत अच्छे से डिफाइन करना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपने लिखा राम, राम के आगे लिखा डैश शब्द, फिर हमने लिखा राम ने रावण को मारा, फिर हमने राम को अंडरलाइन करके लिखा राम पद है, क्योंकि अब ये वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है। खुश, एग्जामिनर खुश, आपको इतना अच्छे से आता है। ठीक है, तो आज हमने 20 प्रश्नों की एक्सरसाइज की। अब आपका पद परिचय का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में वाच्य और अन्य ग्रामर के टॉपिक, और हो सके तो कुछ अन्य चैप्टर से रिलेटेड वीडियो भी लेके आऊँगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम सैम्पल पेपर सीरीज भी करेंगे प्री बोर्ड के लिए, या सॉरी बोर्ड के लिए हम तैयारी आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।